हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी जिसमें हम भूगोल के अभी 160 प्रश्न कंप्लीट किए हैं पिछले 5 वीडियो में। ठीक है, प्री 2021 के लिए है। इसमें यूपीएससी पीसीएस मतलब बिहार पीसीएस हो, चाहे यूपी पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, चाहे राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे पीसीएस हो, आरओ लोअर पीसीएस हो, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। साथ में और जो परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि वहाँ भी इतिहास भूगोल के प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, अंतर सिर्फ इतना होता, कहीं पर फैक्ट के रूप में पूछा जाता है कि जैसे यही प्रश्न हम देखें तो इसमें डेन्यूब नदी या पेरिस, जो फ्रांस का पेरिस है, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो प्रश्न तो वहाँ इस तरीके से आता है। जो अन्य एग्जाम्स हैं, लेखपाल, यूपीपी, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी टाइप का एग्जाम होगा। ठीक है, तो प्रश्न हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हम बार बार बोलते हैं कि आप प्रश्नों को अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप उसको देखेंगे कि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है और उनकी व्याख्या भी हम दे रहे हैं, इसलिए वो प्रश्न और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो वीडियो को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। और करना भी क्या है, बारिश का मौसम है, आराम से बैठिए, आराम से सुनते रहिए। कोचिंग भी बंद है तो भाई वीडियो तो देख लीजिए आप लोग अच्छे से। ठीक है, और मौका भी अच्छा है पढ़ाई करने का, तो पढ़ते रहिए अच्छे से, ध्यान से समझते रहिए, अपने एग्ज़ाम्स के प्रति समर्पित रहिए आप। और एग्ज़ाम के लिए अगर समर्पित हैं तो भरोसा ये भी है कि आप वीडियोस को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि पहला प्रश्न है 161 नंबर का। क्या है? कथनों पर विचार करके बताना है डेन्यूब नदी कहाँ से गुजरती है। तो इसमें एक चीज़ याद रखना, पेरिस तो क्या है, पेरिस सीन नदी किनारे है, पेरिस से सीन नदी जाती है, याद रखना। बाकी जो है बुखारेस्ट, बेलग्रेड, वियना, ब्राटिस्लावा, इन सभी जगहों से आपकी डेन्यूब नदी गुजरती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4 और 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, डेन्यूब नदी यूरोप की 5 राजधानी, याद रखना, से होकर गुजरती है। 5 देश हैं, देखिए, बुखारेस्ट है पहला, रोमानिया देश है, बेलग्रेड यूगोस्लाविया, बुडापेस्ट हंगरी, ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया और वियना है ऑस्ट्रिया। इन 5 क्षेत्रों से होकर गुजरती है आपकी डेन्यूब नदी। अब पेरिस से कौन सी है? सीन नदी। हमने बताया, ये प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, एल्ब्रुस पर्वत किस देश में है? एल्ब्रुस कहाँ है? तो जर्मनी की रूस में है। एल्ब्रुस पर्वत रूस में है। तो इसका देखते क्या है, काकेशस पर्वतमाला, काकेशस पर्वतमाला पर स्थित है एल्ब्रुस। काकेशस श्रेणी का ही एक भाग है आपका एल्ब्रुस पर्वत। एल्ब्रुस रूस का सबसे ऊंचा पर्वत है। एक फैक्ट ये भी बन गया, एल्ब्रुस रूस का सबसे ऊंचा पर्वत है। इससे बक्सान, कुबान, मलका नदियाँ निकलती। बक्सान, कुबान और मलका नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? एल्ब्रुस पर्वत से। हालांकि यह एक मृत ज्वालामुखी भी है, फिर भी वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके नीचे मैग्मा का भंडार उपस्थित है। मृत ज्वालामुखी भी है कौन? एल्ब्रुस, याद रखना इस बात को। अगला है इटली के बारे में देखते हैं। मिलान को इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है, बात सही है क्या? मेरे ख्याल से गलत है। अगला है वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है, सही उत्तर बताना इसमें भाई। तो दूसरा सही है। इटली की राजधानी रोम जो है पो नदी के किनारे है। रोम टाइबर है कि पो है? देख लेते हैं, वैसे पो ही सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला तो गलत लग रहा है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इटली का मैनचेस्टर कहते हैं मिलान को, एड्रियाटिक की रानी है वेनिस, इटली की राजधानी रोम पो नदी के किनारे नहीं है। तो इसका सही उत्तर बी है। ठीक है,
मिलान को इटली का मैनचेस्टर और तुरिन को इटली का डेट्रॉइट कहते हैं। ठीक है, तुरिन इटली का डेट्रॉइट है और मैनचेस्टर है मिलान। मैनचेस्टर यूके का प्रसिद्ध कपड़ा उत्पादक राज्य है, याद रखना। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है, बात सही है। इटली की राजधानी जो रोम है वो टाइबर नदी के किनारे है, ना कि पो के किनारे। ठीक है, जबकि पो जो है इटली की गंगा है। इटली के गंगा किसको कहा जाता है, तो याद रखना भैया, पो नदी को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्रांस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करता, सही है क्या? सही है ये। जूरा पर्वत इटली से, आल्पस जर्मनी से। अब हम इसको बदल देते हैं, जूरा को ले जाएंगे जर्मनी के साथ, आल्पस को ले जाएंगे इटली के साथ। ठीक है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कि जो गलत है। तो भाई इसमें सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, जूरा जो है, जूरा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, याद रखना। जबकि आल्पस जो है फ्रांस और इटली के बीच में है, ये भी याद रखना है। ठीक है, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। ठीक है, बाकी आल्पस की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है, ये भी बात सही है, फ्रांस में ही है। बोर्डी फ्रांस का सबसे बड़ा शराब उत्पादन केंद्र भी है, तो सही है। ठीक है, अब देखिए फ्रांस की सीमा कहाँ कहाँ से लग रही है? बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, अंडोरा, स्पेन से लगती है। बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, ठीक है, मोनाको, अंडोरा और स्पेन से लगती है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करता है, पिरेनीज फ्रांस को स्पेन से अलग कर रहा है, याद रखना इस बात को। आल्पस इटली से, जूरा पर्वत जर्मनी, वोस्जेस पर्वत नहीं, जूरा स्विट्जरलैंड और वोस्जेस जो है जर्मनी से अलग करता है। ठीक है, तो दूसरा गलत था। आगे देख ले, इसमें मिलान बताना सही सुमेलित कौन सा है? लियोन्स रेशम है, स्ट्रेसबर्ग है आपका कांच का सामान, लीपजिग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। देखिए हम ज्योग्राफी में आप लोगों को पढ़ाए भी हैं कि राज्य या नहीं, केंद्र और उद्योग, नगर और उद्योग के बारे में, तो उसे अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो इसमें सही सुमेलित क्या होगा, ध्यान रखना। इसका सही सुमेलन है डी। कैसे है अभी देख लेते हैं। लियोन्स में रेशम, लियोन्स रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, स्ट्रेसबर्ग इंजीनियरिंग उद्योग के लिए है, लीप्जिग जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रसिद्ध है, लीप्जिग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, स्ट्रेसबर्ग इंजीनियरिंग उद्योग, लियोन्स है रेशम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर बताना इसमें भी कि प्रधान देशांतर रेखा लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है, ये आपको भी पता है, तो ये सही है। ग्रीनविच मीन टाइम हम बोलते हैं उसको, और वहां से भारत के जो मानक समय रेखा है उन दोनों में अंतर है भैया 5.5 घंटे का, याद रखना। 5.5 घंटे कैसे है, अभी ये भी देख लीजिए थोड़ा सा। होता क्या है कि ये मान लीजिए 0 डिग्री, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट। जब हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो 4 मिनट 1 डिग्री देशांतर पर ज़्यादा टाइम होता है, लेकिन जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो 4 मिनट माइनस हो जाता है यहीं पे। ठीक है, -4 यहाँ पे होगा और यहाँ पे +4 हो जाएगा। तो याद रखना भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पे है। अगर हम इस 82.5 को 4 से गुणा करते हैं तो 5.5 घंटे का अंतर समझ में आ जाता है, फिर हमें समझ गए, याद रखना इस बात को। तो प्रधान देशांतर रेखा लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान से गुजर रही है, बात सही है। मूरलैंड ग्रेट ब्रिटेन में स्थित मध्यवर्ती उच्चभूमि है, मूरलैंड। तीसरा है राइन मैन एल्ब ओडर, जर्मनी की दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां। तो देखिए इसमें तीनों ही सही हैं। ठीक है, इसमें तीनों नहीं, तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। अब देख लेते हैं कैसे गलत है भाई, तीसरा वाला क्यों गलत है।
पहला तो सही था कि ग्रीनविच नामक स्थान से गुजर रही है, बात सही थी। दूसरा है कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड को, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को सम्मिलित रूप से ग्रेट ब्रिटेन, ये भी याद रखना, प्रश्न आया हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन में वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड को शामिल करते हैं। इस देश की जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है उसको कहते हैं मूरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन के मध्य उच्च भूमि को मूरलैंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेड़ नहीं पाए जाते हैं। मूरलैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर पेड़ नहीं पाए जाते, कथन और कारण के रूप में भी याद रखना। डेन्यूब, ओडर, एल्ब, वेसर, राइन जर्मनी की प्रमुख नदियां हैं ये, लेकिन डेन्यूब को छोड़कर शेष सभी नदियां उत्तर की ओर बहती हैं। मतलब डेन्यूब जो है वो दक्षिण की ओर बह रही, बाकी ओडर, एल्ब, वेसर और राइन ये सब उत्तर की ओर बहती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मनी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। राइन तथा रूर नदी के बीच का क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी का रूर प्रदेश, प्रश्न एक और आपसे पूछ लेते फिर, भारत का रूर प्रदेश किसको कहा जाता है? आप अपना उत्तर बताइए कमेंट में करके। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत ज्वालामुखी है। सैक्सोनी प्रदेश में लिग्नाइट कोयले का भंडार म्यूनिख कला संस्कृति के लिए का केंद्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत जो हैं ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण, ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण नहीं है। कौन? ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत। कई बार पूछा जाता ब्लॉक पर्वत के उदाहरण कौन है? वलन क्रिया से किन पर्वतों का निर्माण हुआ? तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है कि सही उत्तर बताना इसमें विचार करके कि अमूर नदी रूस और चीन के मध्य सीमा बनाती है। अमूर दरिया का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तुला रूस के मैनचेस्टर से के नाम से प्रसिद्ध है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो तीसरा तो बिल्कुल सही है। तो एक मिनट, अब तीसरा सही है तो इसका तीनों सही है फिर। ठीक है, इसका तीनों सही है। अमूर नदी रूस और चीन के बीच में सीमा बना रही है। तुला को रूस का पिट्सबर्ग कहा जाता है, तुला को रूस का पिट्सबर्ग, और युवानोवो रूस के मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध। तीनों ही गलत थे वहां पे, स्टेटमेंट में जो थे वो तीनों ही गलत थे, क्योंकि गलत पूछा गया था ना वहां पे। देखिए, अच्छा सही पूछा गया था। ठीक है, फिलहाल एक और तीन तब सही होना चाहिए, क्योंकि दूसरा तो गलत होगा ना। तुला को रूस का पिट्सबर्ग बोलते हैं, तुला को रूस का पिट्सबर्ग कहते हैं। तो पहला और तीसरा सही है इसमें भाई, याद रखना, पहला और तीसरा इसमें सही है। ठीक है, तुला को पिट्सबर्ग और इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह रूस के औद्योगिक प्रदेशों को आपस में जोड़ता है। रूस के किस शहर को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है? तो याद रखना, मॉस्को को कहा जाता है भाई। ठीक है, मॉस्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। यहाँ पे 5 सागर कौन कौन से हैं? याद रखना, कैस्पियन, काला, याद रखना सबका नाम, बाल्टिक, श्वेत, लडोगा झील। कैस्पियन, काला सागर, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर और लडोगा झील, ये सभी मॉस्को पे है। ठीक है, याद रखना, मॉस्को शहर यहीं पर है। मुर्मुस्क बंदरगाह कहाँ है? ये रूस में है। मुर्मुस्क बंदरगाह के बारे में हम आपको बताए भी हैं क्लास में कि जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, जब वह उत्तर की ओर बढ़ने की कोशिश करता है ना, तो रूस का जो मुर्मुस्क बंदरगाह है वो उत्तरी ध्रुव में स्थित होने के बाद भी पूरे साल खुला रहता है, क्योंकि ये जो प्रवाह है वो उसको उसके टेम्परेचर को बना के रखता है, मेंटेन रखता है, ताकि वहाँ पे बर्फ नहीं जमने पाती है। ठीक है, तो याद रखना, मुर्मुस्क बंदरगाह रूस में है। रूस में प्राकृतिक बंदरगाह कम है। मुर्मुस्क बंदरगाह उत्तरी ध्रुव सागर का एकमात्र पत्तन है। यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के कारण वर्ष भर हिम मुक्त रहता है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के कारण। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। इसमें सुमेलित नहीं है बताना है, तो याद रखना इसमें 20 का गलत है, दूसरा गलत है। कैसे गलत है देखते हैं। रोन भूमध्य सागर है, सीन उत्तरी सागर है, यूराल कैस्पियन सागर, तो इसमें दूसरा गलत है बताया गया है। देखिए, रोन नदी आल्प्स से निकलती है, जिनेवा झील से होते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। रोन आल्प्स से निकलकर जिनेवा झील से होते हुए
आल्प्स से निकलकर जिनेवा झील से होते हुए भूमध्य सागर में गिरने वाली नदी है, नाम है उसका रोन। सीन इंग्लिश चैनल में गिर रही है भाई। यूराल एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाता है, याद रखना ये यूराल पर्वत। कैस्पियन सागर में गिरती है, यूराल नदी भी है, पर्वत भी है, नदी का नाम भी है, ठीक है। तो इससे क्या है कि पहला तीसरा सही था, दूसरा गलत था। अफ्रीका के संदर्भ में बात करें तो अफ्रीका का एटलस पर्वत मोड़दार पर्वत का उदाहरण है क्या। और किलिमंजारो केन्या ज्वालामुखी पर्वत है। तो क्या सही पूछा गया, गलत? सही पूछा गया है, तो इसका सही दोनों है, ठीक है। कैसे है? एटलस पर्वत अफ्रीका का एक मोड़दार पर्वत है, इसका विस्तार यूरोप तक है। एटलस पर्वत का विस्तार यूरोप तक है, ये बात हमें याद रखनी है, और मोड़दार पर्वत का उदाहरण भी है। अफ्रीका में किलिमंजारो है और केन्या, ये दोनों पर्वत हैं, ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है भाई। अफ्रीका में कुछ झीलें हैं, उनका उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताना है हमको। तो ऐसे क्रम तो विक्टोरिया तो दक्षिण में जाएगी, ताना हो सकता है कि ऊपर आ जाए, लेकिन नसीर भी है, न्यासा भी है। तो सबसे लास्ट में होगी आपकी विक्टोरिया। तो सही उत्तर इसका बी होना चाहिए, वैसे सी है, लेकिन सबसे अंत में न्यासा आएगी। सी इसका सही उत्तर। कैसे है देख लेते हैं। देखिए नसीर झील, ताना झील, अबाया झील, उत्तर से दक्षिण का क्रम है भाई। नसीर, ताना, अबाया, विक्टोरिया और न्यासा झील, ठीक है। नील नदी के संदर्भ में देखें भाई, नील नदी के संदर्भ में देखेंगे तो सबसे पहले तो पता चलेगा भैया कि यह विक्टोरिया झील से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। नील नदी अटलांटिक महासागर में कहाँ गिर रही है नील नदी? पहला तो गलत हो गया ना यहीं पे भाई, पहला स्टेटमेंट गलत है। इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है, तो ये तो सही होगा, ये सही है, ठीक है। श्वेत नील और नीली नील इसकी प्रमुख सहायक नदियां भी हैं, तो इसका दूसरा तीसरा सही है, बाकी पहला तो गलत ही है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी। उल्लेखनीय है कि विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है नील नदी से। युगांडा देखो किसके देश में बहती है, युगांडा, इथियोपिया, ईस्ट सूडान, मिस्र, सूडान से होकर बहती है, ठीक है। श्वेत नील और नीली नील इसकी सहायक नदियां हैं, तो ये भी हमें याद रखना है। उल्लेखनीय है कि मिस्र का असवान बांध जो है वो नील नदी पर बनाया हुआ है। असवान बांध पर कई बार प्रश्न पूछा गया है। अफ्रीका की कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं, उनके बारे में बताना है कि सही उत्तर कौन सा, सही मिलान नहीं है। तो ओवन, इंगा, सन्नार, जायरे है, नाइजर है, श्वेत नील, ये तीनों ही मिलान गलत, क्योंकि हमने उत्तर देख लिया था, ठीक है। क्या है इसमें? जायरे पर इंगा परियोजना है, जायरे पर इंगा परियोजना, नाइजर पर कैंजी, श्वेत नील पर ओवन परियोजना। उल्लेखनीय है अकोसोम्बो बांध बोल्टा नदी पर है, घाना में बोल्टा नदी पर अकोसोम्बो बांध है। बांध के निर्माण से बोल्टा नामक कृत्रिम झील का निर्माण भी हुआ है, ठीक है। अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? एक प्रश्न ये भी हो गया आपका तैयार कि बोल्टा झील, ठीक है। अब बताओ अफ्रीका की कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? नील है, नील तो होगी नहीं, नाइजर है, लिम्पोपो है, जायरे है। तो इसमें विषुवत रेखा को 2 बार कौन काट रही है? नील नहीं काटेगी, इसको काटेगी जायरे, ठीक है। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, नाम है जायरे, जिसको हम कांगो भी बोलते हैं। 2 नाम है, जायरे या कांगो नाम है। अफ्रीकी उच्च भूमि से निकलती भाई, याद रखना, और अटलांटिक महासागर में गिरती है। अफ्रीकी उच्च भूमि से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। विषुवत रेखा को यह 2 बार काटती भी है। उल्लेखनीय है कि स्टैनली और लिविंगस्टोन जलप्रपात यहीं पर है। स्टैनली और लिविंगस्टोन जलप्रपात कहाँ पर है? आपके जायरे या कांगो नदी पर है, जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काट रही है। कालाहारी मरुस्थल के बारे में देखेंगे तो कालाहारी मरुस्थल
किन देशों में है? सही उत्तर बताना है। अंगोला, जिम्बाब्वे, लीबिया नहीं है, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ कहाँ है देख लीजिए। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में है भाई। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका का, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, जिसका विस्तार हम देखते हैं कहाँ? उत्तरी अफ्रीका में। यहाँ पे माली है, मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र तक है सहारा मरुस्थल। ठीक है, तो याद रखना सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो। विभिन्न बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के संदर्भ में बताना है कि सही कथन कौन सा? दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, तो सही है क्या? भाखड़ा नंगल सतलज पर है, ये बात सही है। रिहंद बांध परियोजना महानदी पर स्थित देश की सबसे छोटी, ये तो गलत है। रिहंद बांध परियोजना, तो तीसरा अगर गलत है और दूसरा सही है तो याद रखना तीसरा गलत है, दूसरा सही है, तो ना तो पहला हो सकता है, या फिर ए हो सकता है, या फिर बी हो सकता है, लेकिन सी और डी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलिए, दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। याद रखना भैया, दामोदर घाटी परियोजना हमने आपको पढ़ाया भी है, क्लास में हमने बताया था। यह यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी वैली कॉरपोरेशन के आधार पर निर्मित है दामोदर घाटी परियोजना। यह दामोदर नदी पर है। इस परियोजना के अंतर्गत तिलैया, कोड़ार, मैथान, पंचेत पहाड़ी पर बांध बनाए गए हैं। तिलैया, बेल पहाड़ी, कोड़ार, मैथान बांध बनाए गए हैं। साथ ही बोकारो, दुर्गापुर, पतरातू और चंद्रपुर ताप विद्युत गृह भी बनाए गए हैं। याद रखना, भाखड़ा नंगल बांध पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सहयोग से निर्मित है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है, दूसरा सही था। बांध के पीछे गोविंद सागर झील है, हिमाचल प्रदेश में है। हमने क्लास में बताया है कि गोविंद सागर झील जो है वह एक पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली तथा राजस्थान इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। एक बात और याद रखना, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना जो है वह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। लेकिन जब हम कमांडिंग क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के साथ साथ हिमाचल प्रदेश को भी शामिल करते हैं। ये हमने आपको क्लास में बता रखा है। ठीक है, आगे है रिहंद बांध परियोजना। महानदी पर नहीं बल्कि किस पे है? सोन पर है रिहंद बांध परियोजना, याद रखना। इसके पीछे बनी जो झील है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, अतः तीसरा गलत है। आपको एक फैक्ट और बता दें यूपी स्पेशल के रूप में कि यूपी का सोनभद्र जिला कहाँ है? सोनभद्र जिला यूपी का सोनभद्र जिला है, जो कि जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, 4 राज्यों से लगती है सोनभद्र की सीमा, ये भी याद रखना। और यूपी का सबसे दक्षिणी जिला माना जाता है। नाथपा झाकड़ी परियोजना क्या है? नाथपा झाकड़ी परियोजना, सही कथन बताना तो यह परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है। परियोजना सिंधु नदी पर, ये भी नहीं है। नाथपा झाकड़ी परियोजना जब दोनों गलत है तो भैया गलत क्यों है? नाथपा झाकड़ी परियोजना कहाँ पे है? आपके हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश में भारत तिब्बत मार्ग मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर है। याद रखना, राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर नाथपा झाकड़ी परियोजना जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह सतलुज नदी पर बनाया गया है। विश्व बैंक की मदद से तैयार हुआ है। 2005 में राष्ट्र को समर्पित भी हुआ। इसके द्वारा उत्पादित बिजली का आवंटन जो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड जो है इससे उत्पादित बिजली का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। परियोजनाएं हैं, नदी परियोजनाएं, नदी है एक परियोजना, तो इसमें सही बताना हमें। सुमेलित भीमा पवना पर है, सही बात है। पोचमपाद कावेरी है, भी सही है।
लेकिन रंजीत सागर कहाँ है ये हमें नहीं पता था। तो पहला और दूसरा, इसका दूसरा और तीसरा सही, पहला गलत था। पहला क्यों गलत है भाई? पोचमपाद कावेरी नहीं है, गोदावरी पर है पोचमपाद परियोजना, कोई बात नहीं। पोचमपाद परियोजना कर्नाटक में गोदावरी नदी पर स्थित है। भीमा पवना नदी पर है, बात सही है। रंजीत सागर बांध पंजाब में है, रावी नदी पर स्थित है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है ये? के उद्देश्य के संदर्भ में सही कथन हमें बताना है। तो याद रखना, हर खेत हो पानी के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना है। हर खेत हो पानी कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना है। खेतों में ही जल को इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाना है ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके। तो दूसरा भी सही हो गया। सिंचाई में निवेश को आकर्षित करने का भी प्रयास करना इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। हर बूंद अधिक फसल के आधार पर सही सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीक को अपनाना है। ठीक है, तो याद रखना है चारों स्टेटमेंट सही है भाई। तो चारों स्टेटमेंट सही हैं। बहरहाल इसका उत्तर पहले ही आ गया था सामने। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू हुई है? 2 जुलाई 2015 को। 2 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई। उद्देश्य रहे हैं सिंचाई में निवेश में एकरूपता लाना है, हर खेत में पानी के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना है, खेतों में ही जल को इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाना ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके, सिंचाई में निवेश को आकर्षित करने का भी प्रयास करना है, हर बूंद अधिक फसल के आधार पर सही सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीक को अपनाना है। अगला प्रश्न है, भारत में चाय की खेती के दशाओं पर निम्नलिखित कारकों पर विचार करके अनुकूल कौन से हैं वो बताना हमें। तो दोमट मिट्टी है चाय की खेती के लिए क्या? मेरे ख्याल से तो काली होगी कि दोमट है, देख लीजिए। जल को रोक कर रखने वाली भूमि चाहिए होती चाय के लिए। अरे पहाड़ी ढलवा पहाड़ी पर उगाई जाती है चाय भाई, तो पानी रोकने को क्या जरूरत पड़ेगी? तो तीसरा तो बिल्कुल गलत है। अधिक वर्षा उच्च तापमान दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा तो गलत है। जब तीसरा गलत है तो बी सी डी कोई नहीं होंगे, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? भारत में चाय की खेती का क्षेत्र मुख्यतः असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में होता है। याद रखना, ब्रह्मपुत्र घाटी में खास करके विस्तृत है यह क्षेत्र। चाय की खेती के लिए अनुकूल दशाएं क्या क्या हैं? अधिक वर्षा होनी चाहिए, उच्च तापमान, दोमट मिट्टी भी चाहिए, अच्छे जल निकास वाली भूमि चाहिए। हमने आपको बताया ढलवा पहाड़ी पर उगाई जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं। चाय के बागान लगाने का प्रारंभ असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में 1840 के दशक में हुआ था। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में 1840 के दशक में चाय के बागान लगाने का प्रारंभ किया गया। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार प्रमुख चाय उत्पादक जिले हैं। ये तीनों पश्चिम बंगाल के जिले हैं, दार्जिलिंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य है तमिलनाडु, गलत है ना, कर्नाटक है। रबड़ उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान, ये बात सही है। तमिलनाडु में नीलगिरी रबड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो इसमें पहला गलत है तो तीनों तो गलत हो जाएंगे, ए सी डी सभी गलत है क्योंकि पहला गलत ही है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत क्यों है? भारत में कॉफी उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी राज्य है। याद रखना, यहाँ कुल राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 70% कॉफी उत्पादन होता है। यह अन्य कॉफी उत्पादक राज्यों में केरल भी है जहाँ पे 20% है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में भी कॉफी का उत्पादन किया जाता है। दूसरा सही था कि भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन में केरल का पहला स्थान है। यहाँ भारत के कुल रबर उत्पादन 90% उत्पादित होता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु है, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर के राज्यों में भी रबर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा केरल में होता है। तीसरा गलत क्यों था? कि तमिलनाडु में नीलगिरी जो है कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, रबड़ के लिए नहीं। नीलगिरी जो है कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, नीलगिरी के रबड़ के लिए नहीं है। यहाँ की पलनी पहाड़ी, अन्नामलाई सहित नीलगिरी अरेबिका नामक कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई क्या है। उद्यान कृषि के संदर्भ में बताना है। हम कल देख रहे थे प्रश्न ऐसे भी था, वो भी कोई, भारत काजू का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो सही है क्या? तमिलनाडु भारत में सबसे अधिक नारियल उत्पादक राज्य है, तो ये दूसरा सही है। तो पहला भी सही है, इसका दोनों सही है। ठीक है, पहला सही है कि भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक
और प्रसंस्करण करने वाला देश है। भारत में काजू उत्पादक कहाँ कहाँ होता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु में। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु में। दूसरा सही था कि तमिलनाडु का नारियल उत्पादन में पहला स्थान है, इसके बाद आता है केरल और कर्नाटक का नंबर। भाई गन्ना फसल के बारे में देखते हैं, इसके बारे में सही कथन बताना है। तो हमने अभी कृषि, हम जो भूगोल पढ़ा रहे हैं उसमें हम कृषि ही चल रही है, तो हमने गन्ने के बारे में बताया था। गन्ना एक उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय फसल है, बात सही है। गन्ने की फसल के लिए भारी मात्रा में नमी की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, दोनों सही है। भाई हम पढ़ाने के साथ साथ ये भी बताए थे कि गन्ने का जो क्षेत्र है वो दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो गया, वो क्यों हो गया, उसके कारण क्या क्या रहे। अगर आप लोगों ने क्लास में अच्छे से सुना है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। कैसे? गन्ना एक उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। उल्लेखनीय भारत में को गन्ने का मूल स्थान माना जाता है, भारत को गन्ने का मूल स्थान माना जाता है। अड़साली फसल भी एक होती है। अड़साली फसल जो 18 महीने की होती है वो महाराष्ट्र में खास करके उगाई जाती है, गन्ने की ही फसल है। गन्ना एक 12मासी फसल। गन्ने की फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली भूमि, भारी दोमट उर्वर मृदा, भारी मात्रा में नमी की आपूर्ति, पाला रहित मौसम के साथ बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। चलिए, खाद्यान्न फसलों के संदर्भ में सही कथन नहीं, कौन सा गलत है ये बताना हमें। तो बाजरा वर्षा पोषित एक रबी फसल है, बाजरा रबी है, खरीफ है। ज्वार रबी और खरीफ दोनों में ही नहीं, ऐसा नहीं है, गलत। और अमन, बोरो चावल की किस्में है तो वही है। तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां आज जायद फसलों के अंतर्गत शामिल होती हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत पूछा गया था, तो गलत मेरे ख्याल से बी होना चाहिए, इसका ए है गलत। ज्वार रबी खरीफ में दोनों होती, बाजरा वर्षा रोपित रबी नहीं है। अरे वर्षा रोपित है भैया, तो वर्षा पोषित जब है तो रबी क्यों होगी, वो खरीफ होनी चाहिए ना फिर तो, ठीक है, यही पकड़ना चाहिए था, इतना स्टेटमेंट फालतू पढ़े। बाजरा वर्षा पोषित खरीफ की फसल, इसे हल्की मिट्टी शुष्क क्षेत्रों में पैदा किया जाता है। बलुई, दोमट, उथली, काली मिट्टी में इसकी उत्पादकता अधिक होती है। बलुई, दोमट, उथली, काली मिट्टी में राजस्थान की मरुस्थली और अरावली के पहाड़ियां, कच्छ, काठियावाड़, उत्तरी गुजरात, महाराष्ट्र के पश्चिमी पवन घाट के पवन विमुख ढाल, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। समझ रहे हैं? अगला प्रश्न देखते हैं, नहरी सिंचाई के बारे में बात करेंगे। सही कथन, पंजाब की तुलना में राजस्थान में नहरों से सिंचित कुल क्षेत्र अधिक है, बात सही है भाई, सही बात है, गलत नहीं है वो, ठीक है। मिजोरम सिंचाई के लिए पूरी तरह नहरों पर निर्भर है, ये गलत हो सकता है। जम्मू कश्मीर कुल सिंचित क्षेत्र में नहरी सिंचाई का योगदान 90% से अधिक है, ये नहीं, इतना भी बड़ा योगदान नहीं हो सकता। तो इसका एक सही, पहले तो सही लग रहा है, इसमें सही कथन बताना था हमें, तो इसका तीनों सही है, नहर पर निर्भर है। चलो देखते हैं कैसे भाई। राजस्थान में पंजाब की अपेक्षा नहरों से सिंचित कुल क्षेत्र अधिक है। राजस्थान की प्रमुख नहरों में इंदिरा गांधी नहर है, बीकानेर नहर है, चंबल परियोजना है। चंबल परियोजना से 2 नहर निकाली गई है वहां पे, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, याद रखना। सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला राज्य है मिजोरम, जो कि पूरी तरह नहरों पर निर्भर है। नहरी सिंचाई जम्मू कश्मीर में 90.7%, असम में 63, त्रिपुरा में 60, ऐसे है। 90% नहरों से सिंचाई होती है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद होता है असम में 63%, 60% त्रिपुरा में होता है, तो ये हमें याद रखना है भाई। अगला प्रश्न है, यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। किसी परियोजना के बारे में बात हो रही, पूछा जा रहा है, मतलब हम बता रहे हैं कि वो बताना है कौन सी परियोजना है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। इस बांध के निर्माण के फलस्वरूप पंपा सागर जलाशय का निर्माण हुआ है। हम्पी और हॉस्पेट विद्युत गृहों का निर्माण इसी परियोजना के अंतर्गत किया गया है। तो कौन सी परियोजना के बारे में बात हो रही है? नागार्जुन, शरावती, तुंगभद्रा, परम्बिकुलम, अलियार। तुंगभद्रा होनी चाहिए, तुंगभद्रा ही है, ठीक है। उपयुक्त कथन तुंगभद्रा परियोजना से संबंधित है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सहयोग से बनी हुई है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भी है।
इस बांध के निर्माण के रूप में पंपा सागर जलाशय का निर्माण हुआ। हम्पी हॉस्पिटल और मनीराबाद को भी विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। ठीक है, किशनगंगा परियोजना के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें कौन सा कथन सही है। यह चिनाब नदी पर है। किशनगंगा चिनाब पर है, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। बहरहाल उत्तर दिखा है, इसमें दूसरा सही है। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित परियोजना है किशनगंगा परियोजना। हाँ, किशनगंगा परियोजना है। पाकिस्तान में उसको अलग नाम से जानते हैं, भारत में कुछ और नाम बोलते हैं, और वो मेरे ख्याल से है तुलबुल परियोजना को बोलते हैं। तुलबुल परियोजना को ही बोलते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, किशनगंगा जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। ठीक है, पाकिस्तान इस परियोजना को सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा भारत को बांध निर्माण की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो याद रखना भाई, जम्मू कश्मीर में झेलम पर है किशनगंगा परियोजना। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो भैया ये है आपका तमिलनाडु और केरल का। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना तमिलनाडु और केरल की संयुक्त परियोजना है। तमिलनाडु केरल की संयुक्त परियोजना का नाम है पराम्बिकुलम अलियार परियोजना। क्या है? पराम्बिकुलम अलियार परियोजना तमिलनाडु केरल की है। इसके अंतर्गत अन्नामलाई से निकलने वाली 6 नदियां, अन्नामलाई से निकलने वाली 6 नदियां और कार्डामम से निकलने वाली 2 नदियों को जोड़कर जलाशयों का निर्माण किया गया है। अन्नामलाई से 6 नदियां निकल रही हैं, कार्डामम से 2 नदियां निकल, इन सबको मिलाकर एक जलाशय का निर्माण किया गया है। ये पराम्बिकुलम अलियार परियोजना जो है, जो कि तमिलनाडु और केरल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और देख लेते 5 क्वेश्चन। देखिए, किसी परियोजना के बारे में यहाँ भी बात हो रही है, उसके बारे में बताना कौन सा सही है। यह परियोजना इंदिरा सागर बांध परियोजना के नाम से जानी जाती है। इंदिरा सागर बांध परियोजना के नाम से। पहला स्टेटमेंट, गोदावरी नदी पर स्थित है। आशंका व्यक्त की जाती है कि इस परियोजना के कारण तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के 370 से अधिक गांव पूरी तरह से डूब जाएंगे। तो तेलंगाना, उड़ीसा और ये छत्तीसगढ़ के बारे में भी कुछ है इसमें। गोदावरी नदी पर है इंदिरा सागर बांध परियोजना, यहीं पर है। तो ये देखिए पोचमपाद होगी, कोई ना, तो महाराष्ट्र में है ना। हाँ, चकुंडम नहीं, पोलावरम है। पोलावरम परियोजना क्या है? पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर है। पोलावरम परियोजना कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिला में है। गोदावरी जिला में भी गोदावरी नदी पर है। इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं इसको। आशंका व्यक्त की गई कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के 370 से अधिक गांव पूरी तरह से डूब जाएंगे और लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं। ठीक है, हिमाचल की प्रतीक्षित रेणुका बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो याद रखना, गिरी नदी पर है। ये रेणुका बांध गिरी नदी पर है। रेणुका बांध परियोजना का निर्माण यमुना की सहायक है भाई, यमुना की सहायक नदी है। गिरी नदी पर रेणुका बांध परियोजना बनाई गई है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसके निर्माण को 2014 में केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा अनुमति दी गई थी। केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय ने इसको अनुमति दी थी। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है, गिर पर बनाया गया है। नाम क्या है इसका? नाम है रेणुका बांध परियोजना। दामोदर घाटी के बारे में देख लेते हैं। दामोदर घाटी परियोजना के तहत तिलैया, कोनार, मैथान, पंचेत नामक बांध का निर्माण किया गया। हमने ऊपर अभी पढ़ा था एक्सप्लेनेशन में, व्याख्या में। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसके अंतर्गत बोकारो, चंद्रपुर, पतरातू, दुर्गापुर में जल विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। तो दोनों सही हैं। तो सही उत्तर बताना, तो सही उत्तर इसका क्या होगा? पहला दूसरा सही, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पतरातू नहीं हो क्या? पतरातू नहीं होगा, फिर इसमें ए है सही उत्तर। ठीक है, देख लेते हैं। पतरातू दुर्गापुर में, यहाँ पे क्या था? जल विद्युत गृह की बात हो रही है वहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ताप विद्युत गृह है। ठीक है, इसलिए दूसरा वाला गलत हो गया। तो देख लेते हैं। पहला सत्य है कि दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना हुई है 1948 में। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना भी है दामोदर घाटी परियोजना। यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है। इसके तहत तिलैया, मैथान, बराकर नदी पर, तिलैया, मैथान, बराकर पर, कोनार नदी, पंचेत दामोदर पर बनाया गया है। पंचेत दामोदर पर, कोनार नदी और तिलैया, मैथान, बराकर नदी पर।
ठीक है। उल्लेखनीय है कि बाल पहाड़ी एयर बर्मो बोकारो बांध भी इसी परियोजना के तहत बनाए गए। कौन कौन से नाम है? बाल पहाड़ी, एयर बर्मो, बोकारो बांध। बाल पहाड़ी, एयर बर्मो, बोकारो बांध। दूसरा गलत ये था कि भैया ठीक है तो चंद्रपुर, बोकारो, पतरातू, दुर्गापुर तो है, लेकिन वहां जल विद्युत नहीं, ताप विद्युत गृहों की स्थापना हुई है। ठीक है। दुलहस्ती परियोजना कहां पर है? दुलहस्ती परियोजना है आपके चिनाब नदी पर, जम्मू में है। देख लेते क्या है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में चिनाब नदी पर स्थित है। याद रखें चिनाब नदी पर है। यह पावर प्लांट रन ऑफ द रिवर का उदाहरण है। ये दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, इसके परियोजना से क्या होगा? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और को लाभ प्राप्त होगा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ को लाभ मिलेगा। ठीक है। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना की है। याद रखना भाई। क्या है इसमें? गोदावरी कृष्णा नदी को जोड़ने के लिए बनाया गया है क्या? इसके अंतर्गत कृष्णा नदी के अतिरिक्त जल को गोदावरी नदी में विस्थापित किया गया है। ये दोनों, पहला तो सही है, दूसरा गलत है। कृष्णा नहीं, गोदावरी के पानी की बात हो रही है वहां पे। ठीक है। अब देख लेते हैं क्या है। पहला सही है कि पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण पोलावरम परियोजना के तहत पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने हेतु किया गया है। दूसरा गलत है कि इस परियोजना के तहत जलाधिक्य वाली गोदावरी नदी के जल को कृष्णा में विस्थापित किया जाएगा। तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा जलाधिक्य वाली नदी है। इसके माध्यम से पानी की कमी से जूझ रहा रायलसीमा क्षेत्र को सूखे जैसी आपदा से बचाया जाएगा। ठीक है। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। अभी और देख लें एक आध की रहने दें, अब रहने देते। ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करें। कुछ प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को जरूर देखें, ध्यान से क्वेश्चंस को सुने, क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करें। जरूरी है कि आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आएंगे, और आपने अगर ध्यान से सुना है और ध्यान से पढ़ा है तो आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। सिंगल वन प्रश्न भी ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे छूट जाए। ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।